कर लेते हैं। रंध्र हमने बताया था आपको कि जो वायवीय भाग होते हैं, जो हवा में भाग होता है ना? पौधे का जो हवा में वाला भाग होता है, उसकी बाह्य त्वचा में क्या होता है? रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में तो पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं, जो टहनियाँ होती हैं उनमें पाए जाते हैं, है ना? तो वायवीय भागों में सभी में, सबसे ज़्यादा पत्तियों में होते हैं, ठीक है? कहता है पत्तियों में रंध्रों की संख्या सर्वाधिक होती है और जो पत्तियों में होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? पत्तियों में रंध्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखो रंध्र क्या करेंगे? रंध्र जो है रक्षक कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। इनमें क्या होती है? रक्षक कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। ये देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो गार्ड सेल्स है, इनके द्वारा घिरी हुई रहती है, ठीक है? और एक क्वेश्चन बनता भी बेटा, देखो रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं पर द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रंध्र है वो किसके द्वारा खुलते हैं और किसके द्वारा बंद होते हैं, है ना? किसकी मदद से, किसके नियंत्रण में रहते हैं? तो ये रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है? जब रक्षक कोशिकाओं में क्या होता है? जब जो है रक्षक कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो वो क्या हो जाती है? ये देखो जब जल रक्षक कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो वो फूलती है, क्या होंगी? फूल जाएंगी और वक्र हो जाती है और छिद्र छिद्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये खुला वाला है इस टाइप, ये खुल गया रंध्र, ये बंद रंध्र है ना? और छिद्र खोल देती हैं जब जब क्या होगा? रक्षक कोशिकाओं से जल निकल जाता है। जब जल जो है, जब यहाँ पर जल है बेटा, जब जल रक्षक कोशिकाओं से निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाती है और सीधी हो जाती है, फिर सीधी हो गई, है ना? और रंध्र को जो है बंद हो जाता है। तो ये रक्षक कोशिकाओं का काम होता है बेटा, रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चित्र बनाने के लिए आता है कि रंध्र का चित्र भी बनाइए। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉपी के बाएं पेज है उनमें रंध्र का चित्र जरूर बनाएं, है ना? आपकी किताब में है दिए हुए रंध्र, है ना? उनको बना सकते। अब रंध्र के क्या कार्य होते हैं? जी क्या करते हैं? रंध्रों से जो इसके रंध्रों के कार्य होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं उनको, है ना? स्टोमेटा के कार्य होंगे, रंध्रों से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे ऑक्सीजन अंदर गैस जाएगी पौधे के अंदर तो उसमें रंध्र जब खुल जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है उससे, है ना? जो अभिक्रिया होती है उससे बाहर निकलती है। यहाँ पर दो प्रकार की चीजें, रंध्र का अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हुआ और वाष्पोत्सर्जन हो गया बेटा। जैसे सुबह के टाइम पे देखोगे तो पत्तियों के ऊपर क्या होता है? छोटी छोटी क्या होती हैं? पानी की बूंदें रहती हैं, मौसम जिसको कहते हैं। जब मान लीजिए पत्ती है और इसके ऊपर छोटे 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 क्या होती हैं? छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं। तो ये क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब जो वाष्प थी वो उत्सर्जित होकर के पत्ती के ऊपर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, पानी की बूंदें, है ना? तो यहाँ पर ये क्या काम करती हैं? वाष्प उत्सर्जन का काम भी करती है। तो दो काम है रंध्र के, क्या क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान, गैसों में कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, विनिमय करती है। और दूसरा क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन सामान्य वितरण होता है, ठीक है? देखो अब उत्पादक, उत्पादक हमने बताया था शायद आपको कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं स्वयं करते हैं, निर्माण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। और ये किसके द्वारा करते हैं बेटा? अब जो उत्पादक होते हैं, देखो यहाँ पर उत्पादक हो गए, उपभोक्ता कौन होता है? वो कहता है उपभोक्ता क्या होते हैं? देखो उपभोक्ता होते हैं जो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के हो गए, जैसे एक शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो शाकाहारी क्या होता है?
ऐसे परपोषी जीव जो अपने भोजन हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है? अपने मतलब भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर। वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे टिड्डा हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, ये शाकाहारी। टिड्डा शाकाहारी, गाय शाकाहारी और बकरी शाकाहारी। मांसाहारी क्या है? मांसाहारी ऐसे जीव जो अपने भोजन हेतु दूसरे जीवों को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर घास नहीं खाता तो ये मांसाहारी हो गया। बाघ हो गया, तो ये सब क्या है? मांसाहारी। मांसाहारी जो मांस पर जीवन अपना यापन करते हैं और दूसरों का मांस खाते हैं, है ना? सर्वाहारी क्या होता है? ऐसे जीव जो पौधे और प्राणियों दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य है ना? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और कुत्ता हो गया, कुत्ता भी दोनों चीज खाता है। ग- ये घास नहीं खाता लेकिन भोजन अन्य चीजों को खाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मनुष्य भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये दो चीजें है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गए? अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता। कितने प्रकार के हो गए? तीन। शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए और सर्वाहारी हो गए। सब कुछ खा सकते हैं। पोषण के मैंने कुछ विधियां बताई थी, कुछ पद बताए थे, स्टेप बताए थे, है ना? पोषण की प्रक्रिया जो है, 5 प्रक्रियाएं होती है। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 5। पोषण के संबंध में 5 प्रक्रियाएं। पहले यदि हम देखेंगे तो अंतःग्रहण, इंजेक्शन कहते हैं। यानी कि भोजन को क्या करना है? शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है। ठीक है ना? शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माना हमने भोजन अंदर लिया, शरीर के अंदर लिया, है ना? उसको क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। और जब भोजन अंदर चले जाता है, ठीक है ना, मुंह के अंदर चले जाता है, तो फिर प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अम्लीय अणु युक्त भोजन छोटे छोटे जल में विलीय अणुओं में टूट जाता है। पाचन के बाद फिर पाचन होता है। जो बड़े अणु हैं वो टूट करके क्या हो जाते हैं? छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जब पाचन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है? उसमें अवशोषण होता है। अवशोषण में क्या होगा कि जो मानव भोजन पच गया, भोजन पचने के बाद क्या होता है बेटा? कि जो पचा हुआ भोजन है वो आंतों की दीवारों के द्वारा क्या किया जाता है? रुधिर तक पहुंचाया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, अवशोषण। अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है? कि जो हमारे पास क्या होगा बेटा? प्रक्रिया होती है, जो अवशोषित भोजन है वो शरीर शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा फिर ग्रहण किया जाता है। ऊर्ज- ऊर्जा में वृद्धि की जाती है और क्या होगा? तथा प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्वांगीकरण हो गया। ठीक है, माना हमारे शरीर पे चोट लगी हुई है, घाव हो गया, तो उसको उसको ठीक करने में क्या करता है? वो जो भोजन बना हुआ है वो उसको घाव को ठीक करेगा, हमें ऊर्जा देगा, हमारे शरीर को ताकत देगा, है ना? ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है? स्वांगीकरण के द्वारा, है ना? उस जो अवशोषित भोजन होता है वो किसमें इसमें परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद होता है बेटा लास्ट बहिक्षेपण। बहिक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें आपसे जो भोजन होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो जो इसमें यदि देखेंगे, ये कहता है कि सरल प्राणियों में अमीबा है और पैरामीशियम है। तो अमीबा देखा होगा। अमीबा कैसा प्राणी है बेटा? अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिका में अपना जीवन जीता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे शरीर में तो कई 5 अरब कोशिकाएं होंगी। तो अमीबा क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव है ना? और अमीबा की संरचना इस प्रकार से होती है। अमीबा की कोई ऐसे संरचना नहीं होती, वो कभी ऐसे मुड़ जाता है, कभी ऐसा मुड़ जाता है, उसकी संरचना कुछ नहीं होती। पैरामीशियम की संरचना ऐसी होती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे और ऐसे होती है पैरामीशियम। इसमें छोटा सा
यहाँ पे देखो आप, है ना? ऐसे और इसकी चारों ओर ये पैरामीशियम है बेटा। इसके चारों ओर ऐसे बना हुआ सिलिया होता है जिसके द्वारा वो इधर उधर जा सकता है। चप्पल के आकार का है, जैसे चप्पल होती है ऐसी होता है ना? ये पैरामीशियम है। ये अमीबा है। तो अमीबा कैसे आकार का होता है? अनिश्चित आकार। ठीक है नहीं, इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं। तो ये क्या कहता है देखो, अमीबा एक जो है सरल कोशिकीय प्राणी है। एक सरल कोशिकीय प्राणी है ना, एक कोशिकीय प्राणी बेटे, है ना? पोषण जो है, पोषण की विधि पूर्ण जैवीय होती है। ठीक है ना, पूर्ण जैविक होती है इसमें। तो किस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए इसमें भी, जैसे मान लीजिए इसने अमीबा एक कोशिकीय प्राणी बहुत छोटा है, ठीक है ना, इसका आकार कैसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि निश्चित वैसे हो। ठीक है ना, ऐसे। अब मान लीजिए क्या करता है, यहाँ पर उसे कुछ दिखाई दिया। दिखाई का मतलब उसको सेंस हुआ कि कोई जीव खाद्य पदार्थ यहाँ पर आ गया। ये क्या कर देता है, अपना आकार ऐसा बना लेता है, इसकी तरफ गति करने लग जाता है, सूडोपोडिया बनाता है, झूठे पैर बनाता है ऐसे। ये इसकी तरफ मुड़ने लग जाता है ऐसे। ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ गया, है ना? फिर क्या करेगा, जैसे भोजन था, इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा, ऐसे से बढ़ करके, ऐसे से बना करके। इसका आकार कोई निश्चित नहीं बेटा, ऐसे ऐसे से, ठीक है ना? और भोजन को यहाँ ले लेगा, और फिर बाद में क्या करेगा, यहाँ से बंद कर देगा। देखो भोजन अंदर, देखो भोजन का टुकड़ा यहाँ दिखाई दिया। फिर इस प्रकार से उसने ये जो इसके कूट पाद है, सूडोपोडिया बोलते हैं इनको, है ना, पैर बना दिए उसने, छोटे पैर, आभासी पैर, थोड़ी देर के लिए पैर बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसको अंदर से यहाँ से पैक कर लिया ऐसे, ये बन गया, बंद कर दिया, खाद्य कण जो है अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, इसको खाद्य रेखिका कहते हैं, जो इसने क्या कर दिया अपने शरीर के अंदर, खाद्य रेखिका, ये अंदर चले गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका पाचन हुआ। ठीक है ना, जैसे पचेगा, पचने के बाद क्या होता है बेटे इसमें, कि पचने के बाद ये क्या करेगा फिर, जैसे पच जाएगा भोजन, जैसे भोजन पच जाएगा, उसके बाद इसका अवशोषण होगा। जैसे हमने 5 चीजें पढ़ी थी। पहले क्या है, इंजीशन, अंतःग्रहण। पहले अंतःग्रहण करेगा, देखो भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए इसने अपने पैर फैला दी, है ना? जैसे अंतःग्रहण हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है अंदर, भोजन का पाचन होने लगे। देखो अब वो भोजन अंतःग्रहण होने के बाद, अब इसका पाचन होने लगेगा। पाचन होने के बाद क्या होगा, उसके बाद इसका अवशोषण होगा, जो इसमें से बचा हुआ ताकत है उसको ले लेगा। फिर क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा कि जो ये जो बचा हुआ पदार्थ है, उसको बहिक्षेपण, उसको धीरे धीरे किनारे लाता है और ऐसे छोड़ देता है ना? जैसे पच जाए, पच जाने के बाद क्या होगा, उसको ऐसे लाएगा किनारे, ऐसे करके किनारे लाएगा, और लास्ट में इसको ऐसे करके छोड़ देगा, वो बहिक्षेपण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। देखो अमीबा द्वारा, देखो यहाँ पर कहते हैं कि अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भक्षणाणु। क्या कहते हैं, भक्षाकाणु। ठीक ना, भक्षणाणु को कह सकते हैं, की क्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। कोशिका का भक्षण, है ना? किसी भी छोटी कोशिका का भक्षण करता है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या भक्षणाणु। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा भोजन होता है ना? अमीबा का जो पोषण है, पोषण में ये होता है, पहले होता है अंतःग्रहण, जो हमने उसमें पढ़ा था। अंतःग्रहण मैंने भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 स्टेप होते हैं ना, भोजन भोजन को पाचन के 5 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होगा बेटा, इसमें होगा अमीबा में पोषण के अंतःग्रहण के लिए कोई मुख निश्चित नहीं होता है।
इसके पास ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे मुंह होगा। मान लीजिए कण यहाँ आता है, इधर की तरफ आता है, तो ये अपने पाँव इधर फैला देता है ऐसे, ये इधर की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। इसका निश्चित नहीं बेटा आकार, कुछ निश्चित नहीं है ना। ये कह रहे देखो, अमीबा में पोषण के अंतर्ग्रहण के लिए कोई मुख्य या निश्चित स्थान नहीं होता है। ये यहाँ पर देखेगा तो यहीं फैला देगा, यहाँ से देखेगा तो यहीं फैला देगा, ठीक है ना। तो ये कहीं भी अपने पैर फैला सकता है, इसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। देखो अब अमीबा जो है अपने कूट पादों, सूडोपोडिया, जो झूठे पैर हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए पैर बना देता हूँ उनको, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या बना देता है, पैर बना देता है, फिर बाद में उनको चेंज भी कर देता है ना। तो ये देखो कूट पादों का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करता है, इन कूट पादों को का प्रयोग करके क्या कर देता है, भोजन ग्रहण करता है। जब भोजन का कण क्या होता है, अमीबा के नजदीक आता है, तो अमीबा उसके चारों ओर कूट पादन नामक अस्थायी अंगुली नुमा प्रवर्धों को बनाकर इस भोजन के कणों को ग्रहण करता है। जैसे भोजन आएगा, उसके चारों ओर कूटपाद बना देगा और भोजन को ग्रहण ग्रहण करेगा। थोड़े समय थोड़े भोजन को क्या है, थोड़े से आसपास के जल के साथ निगल लेता है, यानी कि इसके साथ क्या होगा, आसपास का जल भी होगा, थोड़ा जल भी होगा इसमें साथ साथ में, है ना। अमीबा देखो, अमीबा के भीतर खाद्य रिक्तिका बन जाती है, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल बोलते हैं इसको, है ना, खाद्य रिक्तिका। और इस खाद्य रिक्तिका को अस्थायी आमाशय भी बनाया जाता है, ये आमाशय भी बन गया इसका, इसने अपने आप ही बना लिया, अपने आमाशय भी बना। इसके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं, हमारे शरीर में क्या होता है, आमाशय होता है ना। और इस खाद्य रिक्तिका को अस्थायी आमाशय बनाया जाता है। ये अस्थायी क्या बन गया इसका, आमाशय बन गया। अब जब इसने अंदर ले लिया उसको, फिर उसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। जो अमीबा ने जो कोशिकाओं में अवशोषित भोजन है, भोजन के एक भाग का श्वसन हेतु प्रयोग किया करता है, और शेष भाग क्या कर देगा, का उपयोग स्वयं की वृद्धि के लिए करता है। एक भाग तो श्वसन के लिए करता है, और दूसरा भाग, सारा भाग क्या करेगा, वृद्धि के लिए करेगा। देखो भोजन के स्वांगीकरण होने पर अमीबा का आकार बढ़ता है। जैसे उसने भोजन को ग्रहण किया, उसका पाचन किया, उसका शोषण हुआ, उससे उसका शरीर क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। और इसके बाद क्या होगा, अमीबा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होने होकर जनन करता है। देखो जैसे आकार इसका बड़ा हो गया, ये छोटा था, अमीबा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा आकार बना दिया, ठीक है ना? इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा, एक अमीबा से दो अमीबा बनने लग जाएंगे, एक अमीबा से क्या होने लगेंगे, दो अमीबा बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। कैसे होगा, यहाँ पर जैसे एक अमीबा है, उससे दो अमीबा बनने लग जाएंगे, ठीक। ये क्या करेगा उसके बाद, जैसे ये यहाँ पर जो इसका केंद्रक होता है बेटा, इस केंद्रक को दो भागों में तोड़ देता है, बड़ा आकार हो गया। यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसका जो केंद्रक हो जाएगा वो ऐसे फैलने लगेगा, ऐसे केंद्रक ऐसे फैलने लगेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ऐसे, दो गोले टाइप के बन जाएंगे ऐसे, है ना। ये बड़ा रहेगा। अब इस बाहरी आकार को फिर धीरे धीरे ऐसे छोटा करने लगे, यहाँ से ऐसे मोड़ने लगे ऐसे, ठीक है। फिर अंत में क्या करेगा, अंत में ये दोनों गोले अलग हो जाते हैं, इसका केंद्रक अलग हो गया और इसका केंद्रक अलग, जैसे इसने भोजन को ग्रहण किया। तो अपनी दो संतति, एक अमीबा से दूसरा अमीबा, दो अमीबा बन गए। इसमें यहाँ से पहले केंद्रक विभाजित होता, धीरे धीरे इस टाइप से हो जाता। इसको बोलते हैं बेटा इसका जनन, है ना। इसमें जनन की क्रिया होती है, एक संतति से दो बन जाते हैं, ठीक है ना। कब बनता है, स्वांगीकरण। बहिक्षेपण क्या है, अमीबा जो अपचित भोजन होता है तो शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित मल द्वार नहीं होता इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि इसके पास कोई कहीं से शरीर से बाहर निकालेगा, जो इसने भोजन किया था ना ऐसा, है ना। और इसके पास कोई ऐसा ये नहीं है कि ये कहीं से भी निकाल सकते, ये धीरे धीरे क्या करेगा,
इसको किनारे लेके आएगा, जैसे यहाँ पर है, फिर आप थोड़ा सा और किनारे लेके आया केंद्र के बीच में, है ना? और फिर धीरे धीरे क्या किया इसने, तो बिल्कुल बाहर ले आया है, कैसे, यहाँ पर ले आया है, ऐसे, ठीक। फिर क्या करेगा, इसको यहाँ से खोल देगा और इस अपने आप फिर ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई निश्चित स्थान नहीं होता बेटा इसका, है ना? देखो अमीबा में कोई निश्चित मलद्वार स्थान नहीं होता है, और जब अमीबा के भीतर पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, अपचित भोजन जमा हो जाता है, ठीक है ना? तो किसी भी स्थान पर उसकी कोशिका झिल्ली एकाएक फट जाती है, और अपचित भोजन एकाएक फट जाते हैं, और अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे वो फटेगी और उसके बाद ये जो अपचित भोजन है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बहिक्षेपण हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में यदि आप लोग देखोगे, हमने कितने प्रकार की प्रक्रिया पढ़ी थी बेटा भोजन को, कौन कौन सी पढ़ी थी, अब तुम बताओ। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, बताओ क्या है। दूसरा पाचन। पाचन। तीसरा तीसरा क्या था बेटा? अवशोषण। हाँ, तीसरा है अवशोषण, ठीक है ना, अवशोषण होगा। चौथा स्वांगीकरण। हाँ, स्वांगीकरण। और पांचवा बाह्य क्षेत्र। बहिक्षेपण, है ना, बहिक्षेपण। ये क्या है बेटा हमारे पास, ये 5 प्रोसेस है, ये पांचों प्रोसेस होती है। तो देखो हमें क्या करना है, एक तो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, पहला काम हमारा होगा मानव पाचन तंत्र। मानव का जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से शुरू होता है, देखो ये होता है, यहाँ पर जीभ होती है, मुख गुहा होती है, मुख गुहा, मुंह मुंह को हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी या मुख गुहा, ठीक है ना, एक कैविटी हो गई, है ना, जिस मुंह को हम मुख क्या बोलते हैं यहाँ पर, मुख गुहा, ठीक। पहले इसका परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास दांत होते हैं, चबाने के लिए दांत भी होते हैं, है ना, और मुख गुहा होती है। यहाँ पर देखो, ये नाक से, एक नाक से नली आ रही है और यहाँ पर मिल रही है, एक मुंह से भी यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जो भाग होगा उसको बोल देंगे ग्र, ग्रास नली, ग्रसनी, सॉरी, क्या बोलेंगे, ग्रसनी, ठीक है ना, इसको ग्रसनी बोलेंगे, जिसको बोलते हैं बेटा यहाँ पर फेरेनेक्स। यहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो दो भागों को, शरीर के दो भागों को बंद करता था, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो ये ग्रासिका है, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं और ग्रासिका भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ग्रास नली। ये जो पूरी यहां से लेकर के और यहां तक, अमाशय तक, ये पूरा इतना क्या हो जाएगी, ग्रास नली, ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको, वो है आमाशय, जो थैला टाइप की संरचना। ये जो थैला टाइप की संरचना है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक ही जैसे कलर हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो थैले संरचना है ऐसी बना रहता है, आमाशय कैसे होता है, जैसे इस टाइप से, हम ऐसे थैले जैसी संरचना होती है, ऐसा होता है आमाशय, है ना। यहाँ पर आमाशय दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसको अंग्रेजी में स्टोमक बोलते हैं, ये है आमाशय। और आमाशय के बाद जो है, ये देखो आमाशय के बाद यहाँ पर छोटा सा भाग ऐसा मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर छोटा सा भाग ऐसा मुड़ा हुआ, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं बेटा, है ना, ड्यूडेनम बोलते हैं। और इसी भाग पर जुड़ा रहता है यहाँ पर
एक छतरी की तरह दिखाई दे रहा होगा, ऐसे दिखा। इसको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? ऐसी एक संरचना बनी हुई, ऐसी बनी हुई संरचना और इसके अंदर ऐसे एक बना हुआ। ये क्या है? ये यकृत है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ये हमारा लीवर काम नहीं कर रहा है, ये लीवर है। ठीक है ना, ये लीवर जिसको हम लीवर बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं यकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी ऐसे नली टाइप की, देखो ये छोटी सी वहां, जिसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्त की थैली। नहीं तो पित्त की थैली निकाल दी, उसकी ऑपरेशन किया और इसकी पित्त की थैली निकाल दी। तो यहाँ पर पित्ताशय, यहाँ पर एक रस बनता है, पित्त रस, पित्त रस बनता है। ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो हमारे चेस्ट होती है, इसमें ऐसे वो रहते हैं, जो इसको खांचे को, इसके अंदर हृदय होता है ना, यहाँ पर हृदय होता है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर अलग अलग रिब्स होते हैं, हड्डियां होती है ऐसे करके हमारी, है ना, ये हड्डियां होती हैं, ये रिब्स रहती हैं, रिब्स के पीछे डायफ्राम। ये क्या है? ये डायफ्राम है ऊपर की तरफ। तो श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे तो ये सारे पाचन तंत्र जो है श्वसन तंत्र के नीचे है। केवल यहाँ केवल एक नली आ रही, भोजन नली, बाकी नहीं आता है ना, श्वास नली यही तक आती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक क्या है? पितरस। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यकृत है। यकृत की बात देखोगे तो यहाँ पर क्षुद्रांत है। देखो पहले आ रहा है अग्नाशय, यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना है, ऐसे मिटा देता हूँ। ये देखो, ये पत्ती जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी ऐसे, है ना, ये पत्ती जैसी संरचना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय, पेंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़ी हुई है ना। तो ये पाचन तंत्र, ये छोटी छोटी नली, ये देखो ग्रास नली है। इसको यहाँ पर ग्रहणी बोलते हैं बेटा, है ना, ग्रहणी। ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी, जो ग्रहण करने वाला है। ठीक है, यहीं पर। और उसके बाद बड़ी आंत होती है, जो मोटी दिखाई दे रही है, बड़ी आंत होती है। और उसके बाद छोटी आंत होती है। बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं, और जो छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है ना, छोटी आंत बनी। और लास्ट में ये गूदा द्वार होता है ना। यहाँ पर एक परिशेषिका भी है, देखो ये लगी हुई परिशेषिका, जैसे किसी के पेट में दर्द होता है, और इसी के कारण भी होता है कभी। ठीक है, तो ये हमारे पास मानव पाचन तंत्र है। आप लोग इसको ऐसा बना सकते हैं, चलो मैं पीछे ले आता हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे बनाते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, मुख गुहा यहाँ से बना सकते हैं हम आसानी से, जैसे हमने इस टाइप से बनाया। ये मानव ऐसे बना सकते हैं ना, स्ट्रक्चर में इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से बनाओगे तो ये बन जाएगा, है ना। ये बकल कैविटी, एक नासिका द्वार से ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये दोनों नलियाँ एक साथ मिल रही हैं, है ना। और जहां पर ये मिली है, उसको बोलते हैं बेटा ग्रास नली। यहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है एपिग्लोटिस ऐसे, है ना, जो ये जाता है, ये फ्रेनेक्स हो गए, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक आमाशय ऐसे बनाओगे। ठीक है, यहाँ से ड्यूडेनम होगा, ग्रहणी होगी ऐसी। और इस ग्रहणी पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर लगा रहता है यकृत। मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग बना लेंगे, है ना, ऐसे करके। और इसमें पित्त की थैली होगी छोटी सी अंदर, पित्त रस जिससे निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्या होता है, अग्नाशय होता है, जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ऐसे लंबी पत्ती जैसी संरचना होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को हम ऊपड़ा बना सकते हैं, मोटे से आंत ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं इसको। फिर यहाँ की तरफ भी ऐसे ऐसे करके बड़ी आंत बन जाएगी। और जो छोटी आंत होती है, गुच्छे के रूप में रहते हैं, वो तो ऐसे घुली हुई रहती है ना। और लास्ट में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर होगा परसेसिका। इस टाइप से हम अलग से बना सकते हैं। आपको एक थोड़ा प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितने बाएं पेज हैं आप लोगों के कॉपी में, है ना, उन कॉपियों में क्या करेंगे,
इस चित्र को बनाएंगे, 2-3 बार बना देंगे। ये पाचन तंत्र पूछा जाता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना? मुझे लगता है पिछले साल भी पूछा गया था। पाचन तंत्र की संरचना बनाइए। ठीक है ना? पाचन तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, किसी एक तंत्र की संरचना बनाने के लिए आती है। देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। एक तो इसमें मानव मस्तिष्क पूछा गया था, है ना? दूसरा इसमें देखोगे, इस साल की बात कर रहा हूँ। ये देखो, मानव पाचन तंत्र नामक एक चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों का क्या कार्य होता है? 4 नंबर का था ये। ठीक है ना? इसमें पाचन तंत्र का चित्र आया था, या फिर मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना था। ठीक है, तो पाचन तंत्र हम आसानी से बना लेंगे अब। ठीक है ना? इस प्रकार से। ठीक है, एक्यूरेट कोशिश करेगा बहुत बेहतरीन किसी प्रकार से बन जाए। ठीक है ना? याद रखना है ये चित्र पूरा। अब मानव जो पाचन तंत्र होता है बेटा, इस मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले यदि देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा? भोजन जो मानव पाचन तंत्र में है, देखो, मानव पाचन तंत्र में विभिन्न अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो है ग्रास नली, दूसरा है आमाशय। इसके बीच आप ग्रासनी भी कह सकते हो, है ना? ग्रासनी भी कह सकते हो, एक ग्रासनी होती, पहले ग्रासनी। या हम इसको इन्होंने लिखा हुआ ना कि जो मुख्य तंत्र लिखे हुए, एक तो ग्रासनी लिखा हुआ, एक आमाशय लिखा हुआ, छोटी आंत लिखा हुआ, बड़ी आंत लिखा हुआ, है ना? ये तो इन्होंने लिखा हुआ। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इसके जो मुख्य अंग है, एक है मुख गुहा। सबसे पहले क्या है? मुख गुहा। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? ग्रासनी। ग्रसनी, ग्रसनी लिख रहे हैं इसको, है ना? ग्रसनी, ये यहाँ पर वाला भाग हो, ग्रसनी होगा। फिर आया ग्रास नली, ये मुख्य भाग हो कह सकते हैं ना, ग्रास नली। फिर इसके बाद आता है आमाशय, जिसमें भोजन इकट्ठा होता है ना? आमाशय के बाद आता है, आमाशय के बाद आएगा ग्रहणी। ये जो मुड़े हुए भाग है, आंत की जो मुड़ी भाग है, जहां पर कौन कौन जुड़े हुए हैं? यकृत जुड़ा हुआ है और पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है। ये ग्रहणी में जुड़ता है बेटा, है ना? उसके बाद आता है, ग्रहणी के बाद आता है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। ठीक है ना? और बड़ी आंत के बाद ये हमारे पास गुदा द्वार, जिससे हम क्या करते हैं, जो बचा अपच भोजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना? उसको गुदा द्वार कहा जाता है। ठीक है ना? ये गुदा द्वार। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए? पाचन तंत्र के मुख्य अंग। ठीक है ना? इन्होंने तो कम लिखे हुए, हमने थोड़ा बढ़ा दिया इसको, है ना? इस प्रकार से आ जाएंगे। ये क्या है हमारे पास? पाचन तंत्र के अंग। ठीक है, अभी क्या आता है, देखो, मुख्य मुख्य जो है ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। ग्रंथियां जो मानव के पाचन तंत्र से संबद्ध होती, कौन कौन सी ग्रंथियां हो सकती है? देखो, मानव पाचन तंत्र में तंत्र का एक भाग बनाती है। जैसे पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होती है बेटा? लार ग्रंथि हमारे मुंह में होती है। इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है ना? किताब में आपकी एक लाला ग्रंथि मिलेगा। लार ग्रंथि को हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं। ये मुंह के अंदर होती है। इसमें क्या बनता होगा? लाला ग्रंथि में क्या बनता है बेटा? लार बनता है। जो हमारे शरीर में लार होती है, वो कहाँ बनता है? लाला ग्रंथि में। ठीक हो गया? तो एक ग्रंथि लाल, कुछ ग्रंथियां होती हैं। दूसरा होता है इसके बाद, उसके बाद होता है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। नहीं बोलते घर पे अक्सर लोग बोलते हैं मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है। ये है बेटा, ये लीवर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर का, है ना? लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय को देखोगे तो पैंक्रियाज, यहाँ पर एक पत्ती जैसी सी संरचना है, ये अग्नाशय है। ये क्या है? अग्नाशय। तो इसमें 3 ग्रंथियां मेन हो गई, लाल ग्रंथि, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, है ना? ये ग्रंथियां हैं इसमें। मानव प्राणियों में पोषण के लिए निम्न चरण होते हैं। अब चरण है उसके बाद, कितने चरण होते हैं पाचन के?
कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं बेटा? बताया था मैंने अभी, 5 स्टेप होते हैं। कौन-कौन से? कौन-कौन से होते हैं बेटा? अंतःग्रहण, पहला अंतःग्रहण, दूसरा क्या था? दूसरा क्या? पाचन। पा हाँ, पाचन। दूसरा पाचन है। तीसरा क्या था बेटा? जब पाचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? पाचन के बाद होगा अवशोषण। अवशोषण तो होता है उसमें। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। वो जो अवशोषित वो है, उनको अवशोषित होने के बाद क्या होता है? उनका स्वांगीकरण होता है। शरीर को ऊर्जा देने के काम आता है। और स्वांगीकरण के बाद होता है बहिष्यकरण। ये 5 स्टेप याद रखना आपको, है ना? जो 5 स्टेप हमारे पास वो पाचन के हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। देखो, जो मानव मानव में क्या होता है? मानव में भोजन अंतःग्रहण के लिए मुख होता है। हमारे पास मुंह होता है, जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना? भोजन को मनुष्य हाथों की सहायता से मुख के भीतर रखता है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं? भोजन लिया और मुंह के अंदर रखा। और मुंह के अंदर क्या करते हैं? उसको चबाते हैं बेटा। क्या करते हैं? चबाते हैं, है ना? तो चबाने के बाद क्या होगा? जैसे भोजन होगा, तो भोजन में क्या मिलेगा? देखो, जैसे भोजन हमने लिया, एक रोटी का टुकड़ा लिया, है ना? और रोटी का टुकड़ा लिया, उसको हमने चबाया। चबाने के बाद वो पेस्ट बनता है, बिल्कुल एकदम बारीक पीस लेते हैं हम दांत के अंदर। इसीलिए कहते हैं भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। तो जैसे बारीक हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा? इसमें लार मिलेगी, लार। क्या मिलेगा इसमें? लार। और लार लार में क्या होता है बेटा? कौन सा एंजाइम होता है? मैंने अभी बताया था ना, लाला ग्रंथि होती है तो लार निकलेगा। लार में कौन सा एंजाइम होगा? इसमें कुछ मिला रहता है। लार में कोई एंजाइम का पता है? लार में होता है टाइलिन। क्या होता है उसमें? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। याद रखना, टाइलिन। क्या होता है लार में? बोलो बेटा। टाइलिन। हाँ, टाइलिन होता है। और टाइलिन में क्या होगा बेटा? देखो, यहाँ पर जैसे भोजन क्या होगा उसमें मिलेगा। इसमें जो टाइलिन होता है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है इसमें। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। ये क्या काम करता होगा? ये जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनको यही मार देता है। माना कुछ कीटाणु हमारे भोजन में चले गए, क्योंकि कीटाणु, भोजन तो खुला है, तो यहाँ से जैसे भोजन अंदर जाएगा तो वो हमारे शरीर में जाना जाना चाहेंगे। लेकिन जो टाइलिन है वो मिल गया इसमें। जब मिला, इसमें लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम था तो उसने क्या कर दिया? उन कीटाणु और जीवाणुओं को खत्म कर दिया। देखा होगा पुराने लोग क्या करते थे? जैसे मान लीजिए आपके कान को छेद रखा है ना? कान क्या होने लग गए? थोड़ा सा उनमें पकने लग गए, तो हम कहते थे थूक लगाओ, है ना? तो थूक निकाल करके उस कान पे लगाया जाता था और ठीक हो जाते थे। क्योंकि इस जो हमारा थूक है, जिसको हम लार कह रहे हैं, है ना? उसमें क्या होता है बेटा? लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम क्या करेगा? जैसे हम कान में लगा देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है? उसको ठीक करता है जल्दी से। इसीलिए देखा होगा, पशु का जैसे कहीं कटता है, जैसे कटता है वो क्या कर देता है? उसको चाटने लग जाता है। उसकी जो लार में जो लाइसोजाइम होगा, वो वहां जाएगा और उन कीटाणुओं को खत्म कर देगा, जो बाहर से आने वाले कीटाणु। ठीक है? तो इसलिए क्या होगा? आंखों में लगा देते थे, यदि आंख पकने लग गई, तो उनमें क्या होगा? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मारने का काम करती है। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर मुंह मुंह के अंदर क्या हुआ? ये जो लार है, इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या काम कर रही है लार? क्या काम कर रहे बेटे लार? एक काम तो कर रही, लार के क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? क्या काम करती है लार? एक तो ये क्या कर रही है? भोजन को लसलसा बना रही है ना?
जैसे हमने रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी का टुकड़ा हार्ड है तो घुटने में दिक्कत आएगी, है ना? तो भोजन को लसलसा बना रही है, लस-लस, है ना? एक तो क्या कर रही है लार? भोजन को लसलसा। दूसरा क्या काम कर रही है कि जो भोजन के साथ आए हुए जो कीटाणु हैं, उनको लाइसोजाइम की मदद से खत्म कर रही है, ठीक है? उनको खत्म कर रही है। और तीसरा एक काम कर रही है, क्या काम कर रही है? जो भोजन पदार्थ है, उसके साथ जल मिला, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर रही है। कैसे? जैसे आप चबाओगे ना भोजन को, बहुत देर तक चबाते हैं, तो मीठा लगने लग जाता है। कैसे होता है? मीठा होता है कि भोजन? थोड़ा देखना, ये आज रोटी का एक टुकड़ा लेना और उसको बहुत देर तक चबाना, कुछ मत लेना उसके साथ। तो पहले तो आपको ऐसे लगेगा, बाद बाद में वो मीठा लगने लगेगा। तो मीठा क्यों लगने लगा? क्योंकि वो क्या होगा, माल्टोज बनाएगा। जो लार जो है उसको एमाइलेज, लार एमाइलाइज क्या करेगा, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। और माल्टोज का जो स्वाद होता है ना बेटा, वो मीठा होता है। तो यहाँ भोजन का पाचन यही शुरू हो गया, मुंह के अंदर ही शुरू हो गया, है ना? तो समझ में आया कि लार के क्या काम हो गए? पूछा जाता है लार के क्या कार्य है, तो आपको पता लग गया क्या क्या कार्य हैं लार के। भोजन को कैसे बना रहे बेटे? लसलसा बना रहा है। दूसरा क्या काम है? दूसरा क्या काम है बेटा इस भोजन, लार का? भोजन में आए हुए रोगाणुओं को खत्म करना। यहाँ पर जो भोजन में आए हुए रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको खत्म करेगा। तीसरा क्या काम है इसका? भोजन का पाचन करना, ठीक है ना? वो माल्टोज में बदल देता है। तो यहाँ पर तीन काम, कितने काम हो गए इसके, लार के? क्वेश्चन आता है, लार के क्या कार्य? अभी हम मुंह के अंदर देख रहे हैं। अभी भोजन हमने केवल अंदर ग्रहण किया, है ना, या मुंह के अंदर। तो मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हो गई? मुंह के अंदर लार मिली, लार ने भोजन को क्या बनाया, लसलसा बनाया। उसमें आए हुए कीटाणु रोगाणु को खत्म किया, कीटाणु जितने आए थे, है ना, बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीव को उसने खत्म किया। तीसरा क्या काम किया इसने? भोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। देखो मुंह के अंदर क्या होता है, भूल भोजन सुक्र सुक्रोज में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है ना? तो यहाँ पर पाचन भी शुरू हो जाता है, ठीक है? देखो, यहाँ देखो, भोजन मुख में, है ना? मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख में लार ग्रंथियों के द्वारा भोजन को लसलसा तथा कोमल बना देते हैं। एक काम हो गया लार का, पहला काम, भोजन को लसलसा और कोमल बना देते हैं। मुख में चार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना? जो भोजन को चबाने, चीरने, फाड़ने आदि का कार्य करते हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं हमारे पास। दांतों के जो चार प्रकार होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे? चार प्रकार। एक होता है इंसाइजर। पहले एक क्या होंगे, काटने वाले दांत, दो आगे की तरफ, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, ऐसे, है ना? दो दांत होते हैं, दो नहीं चार, चार दांत, दो इधर की तरफ होंगे और दो इधर की तरफ होंगे, ऊपर की तरफ, है ना? फिर उसके बाद होते हैं एक चीरने वाले दांत, थोड़ा नुकीले, ऐसे नुकीले, हल्के नुकीले टाइप के, दो दांत, कैनाइन, ठीक है? इंसाइजर चार हो गए, कैनाइन दो हो गए, थोड़ा लंबे होंगे, आज देखना गौर से। दो दांत, चार दांत, दो यहाँ पर छोटे छोटे होंगे और दो नुकीले टाइप के होंगे, ऐसे थोड़ा हल्के से नुकीले, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा नुकीले टाइप, दो दांत, है ना? ज्यादा बाहर नहीं होंगे, लेकिन वहीं पे होंगे। और बाकी चार दांत ऐसे होंगे, चौड़े। फिर उसके बाद होता है बेटा अग्र चवर्णक, थोड़े से ऐसे पतले, दो दांत ऐसे होंगे। फिर दो होंगे चवर्णक, जो लास्ट में होंगे, ठीक है ना? तो चार प्रकार के दांतों को चार प्रकार से माना बांटा गया, ठीक है ना? चार दांत जो है इनको बोलेंगे कृदंत, फिर इनको बोलते हैं
जो चीरने वाले दांत, ये तो काटने वाले दांत हो गए, ठीक है, ये चीरने वाले दांत हो गए, फिर उसके बाद चबाने वाले दांत, फिर और चबाने वाले दांत, है ना, 4 प्रकार। तो भोजन को चीरने, फाड़ने आदि का कार्य करते हैं, ठीक है। मुख में जो उपस्थित एंजाइम होता है, भोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जो एंजाइम था, टाइलिन था, वो किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में, ठीक है। तो मुंह के अंदर इतना पाचन हो गया, ठीक है। मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हो गई? मुंह के अंदर लार थी, उस लार का क्या काम हो गया? भोजन को लसलसा और कोमल बनाना, बाहर से आए जीवाणु कीटाणु को समाप्त करना, और तीसरा, भोजन को माल्टोज में परिवर्तित करना, या भोजन का पाचन करना, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा मुख के अंदर होने वाला पाचन। उसके बाद क्या होता है देखो, ग्रसनी और ग्रासनली। देखो यहाँ पर पहले ग्रसनी होता है, इसके 2 पार्ट है। देखो, मुंह में थोड़ा सा बचा हुआ भोजन जीभ से निगल लिया जाता है, जीभ से निगल लेते हैं, और नीचे ग्रास नली में भोजन आता है, इसमें चला जाता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो चिपचिपी होती है ना, माने भोजन आसानी से निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक। चिपचिपी होने से आसानी से फिसलने वाली दीवारें होती है ना। ग्रास नली में भोजन जाता है, भोजन नली की दीवारों और पेशियां होती हैं जो बारी बारी से संकुचन और प्रसारण का कार्य करती है। ये संकुचन और प्रसारण का काम करती है, थोड़ा कभी अंदर बाहर, तो जैसे भोजन जाता तो ऐसे ऐसे करके ये भोजन को यहाँ तक पहुंचा देता है ना। और प्रसारण, इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं, क्रमाकुंचन गति के द्वारा ये भोजन को कहाँ पहुंचा देती है? आमाशय। जब भोजन आमाशय में पहुंच जाए, फिर इसका पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता, मुंह में पाचन हो गया, मुंह के अंदर तो हमने देख लिया पाचन हो गया, लेकिन जो भोज्य पदार्थ हैं, वो बचे हुए हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? आमाशय में चले जाएंगे। अब आमाशय में इसके साथ बहुत सारी कहानियां होती हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं रोक देता हूँ बेटा, और कल बताएं।